सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारी दिलचस्पी आज आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश में यूं तो अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों की अधिकृत घोषणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं की गई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सियासी हो रहा है। हर घटनाक्रम, हर कार्यक्रम वस्तुतः अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को दृष्टि में रखते हुए ही है और इसी के केंद्र में वहां का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अर्थात जिसकी वहां पे सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कदमों के सिलसिले में। इसीलिए हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है नई सियासी धार, अयोध्या काशी में सरकार। संदर्भ यह है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपने अपने सुविधा के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार एजेंडा सेट करती है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत विकासवादी एजेंडे से की थी। इसके तहत एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, एम्स के लोकार्पण के संदर्भ में, अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास या लोकार्पण के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी या वहाँ पर मौजूद योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना पूरा फोकस अब शायद हिंदुत्व पर कर लिया है। मददगार के तौर पर राहुल गांधी उपलब्ध रहते ही उन्होंने राजस्थान में महंगाई पर रैली का आयोजन किया था और वहाँ पर व्याख्यान हिंदू और हिंदुत्व पे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से कार्यक्रम करती है उसी पर फोकस रहती है। अभी बनारस के संदर्भ में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार, वहाँ के नए कायाकल्प के संदर्भ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम पहले भी होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर बुलाए गए, बाकायदा उनके द्वारा वहाँ पर प्रस्तुति दी गई, अपने अपने राज्यों के विकास कार्य भी बताए गए। लेकिन मामला यहीं तक थमा नहीं। काशी से निकले तो उसके बाद में ऐसा बताया गया कि वहाँ आए हुए तमाम मुख्यमंत्रियों की इच्छा रही कि जब यहाँ तक आए हैं तो अयोध्या भी हो आए। तो सब परिवार उन्होंने आज अयोध्या की यात्रा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ थे। आज उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए। तो कुल मिलाकर पिछले एक सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को भगवामय किया हुआ है। तो हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हिंदुत्व बनाम अदर्स का ही मुकाबला होने जा रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का वातावरण बना रही है, विपक्षी दलों की मजबूरी रहेगी अब उसी के अनुसार खेल खेलने की, या इससे इतर कोई और मुद्दों को वो प्रभावी कर पाएगी। अखिलेश यादव भी मैदानी यात्रा पर निकले हुए हैं, उनकी सभाओं में भी ठीक ठाक भीड़ है, तो इसलिए उनकी उपस्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी खो चुके राजनीतिक दल को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है, वह भी अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी केवल बयानों तक सीमित दिखाई दे रही है, पर जमीन पर वोटों के रूप में उसकी उपस्थिति अब तक तो दिखाई दी है। क्या दिखाई देगी? तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर बात करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सबसे बड़ी दिलचस्पी का प्रदेश उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ राजनीतिक बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। इस प्रकार का आग्रह महान कथाकार जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, पर उन्हें शायद नहीं पता था कि आने वाली पीढ़ियां उनके कहे पर अमल करने में अमूमन परहेजी रखेंगी। इसी आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधीर प्रवक्ता हैं, स्पष्ट शब्दों में अपनी राय रखते हैं। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ में जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी का मुखर चेहरा है, वह भी हमारे साथ हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को एक अलग नज़रिए से और स्पष्ट नज़रिए से देखने में कुशल जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय चौधरी जी से करते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। 7 साल की सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की, पौने 5 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में, कुछ विकास पर बात करते, कुछ जन सरोकारों पर बात करते, कुछ उन उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाने की बात करते। ये क्या हुआ अचानक? सब कुछ बस भगवा भगवा भगवा। चित्रकूट में आह्वान कर रहे हैं संघ प्रमुख, सारे पुराने हिंदू वापस आ जाएं। काशी के अंतर्गत भी जो दृश्य देख रहा था, लगा नहीं देश के प्रधानमंत्री या कोई संत समागम के अंतर्गत किसी महान संत के हम दर्शन कर रहे हैं। अभी अयोध्या में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे। चौधरी जी, भ्रम हो गया, कोई संत समागम हो रहा था जिसमें तमाम संत आए हुए हैं,
या सियासी लोग आए हुए हैं? थोड़ा रोशनी देंगे क्या हो गया अचानक भारतीय जनता पार्टी को? क्या बाकी सारे मामलों पर भरोसा नहीं रहा जो कुल मिलाकर विश्वनाथ जी पर और रामलला पर ही पूरा बोझ डाल दे रहे हैं? हिमांशु जी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछले 20 दिनों पर अगर आपने नजर डाली होगी तो आपने देखा होगा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास होता है तो मेरठ में भी खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ होता है। अगर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अवध की धरती को सरयू की नहरों से जोड़कर सिंचाई की व्यवस्था का जो 40 साल पुरानी योजना थी उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचकर उसका लोकार्पण करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की विकास की वो भी एक वानगी है। आपने देखा होगा कि बीते 10 दिनों के अंदर ही पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश के विकास से एकदम छूटा हुआ था उसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनता है, तो वो भी एक विकास का मॉडल खड़ा होता है। आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड जो विकास से छूटा था वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पहुंच रहा है। 45 साल पुरानी सिंचाई की बाढ़ परियोजना उसका भी लोकार्पण होता है। वहां हर घर नल से जल पहुंचने की योजना का शुभारंभ होता है। एक दिन के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करता है, वो भी आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख लोगों को घर मिला है, यानी कि एक परिवार में अगर 5 लोगों को मान लिया जाए तो लगभग 2.25 करोड़ लोगों को आशियाना मिला है। उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं आज वो खुले में शौच से नहीं जाती हैं। उत्तर प्रदेश का एक भी गांव, एक भी गली, एक भी गलियारा, एक भी जनपद ऐसा नहीं बचा है जहां पर आज बिजली पहुंचाकर न दिखाई हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को परे केवल भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिंदुत्व की बात कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मंदिर में जाकर दर्शन कर लिए, तो ऐसी विप्लवकारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है कि सारे के सारे लोग आक्रमण करने लग जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का राजनेता या देश का राजनेता छुट्टी मनाने के लिए लंदन चला जाता है तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, लेकिन अगर कोई आकर काशी के कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए भगवा कपड़े पहनकर स्नान करके काशी में बाबा विश्वनाथ के ऊपर जल चढ़ाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। ये भूचाल उस समय क्यों नहीं आता जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हज हाउस बनाता है? ऐसा क्यों होता है? जब वो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाता है तब क्यों हो जाता है? और तब क्यों नहीं होता जब वो सैफई के अंदर हीरोइनों का दीदार करता है? बड़े मौजूद सवाल है संजय चौधरी जी, बड़ी प्रखरता के साथ आपने बताया, लेकिन जानने में दिलचस्पी ये भी होती है कि अगर इतने सारे काम उत्तर प्रदेश में सरकार ने कर दिए हैं तो जब बाबा काशीनाथ पर जल चढ़ाने का मौका आता है तो उसमें केवल देश का प्रधानमंत्री क्यों दिखाई देता है, उसमें मुख्यमंत्री साथ में क्यों दिखाई नहीं देता है? इसको लेकर भी बड़े सवाल हैं, इसको लेकर भी जानने में बड़ी दिलचस्पी है। जो वस्तुतः संत हैं, माननीय महंत हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें ढूंढती रही लोगों की आंखें पूरे कार्यक्रम के दौरान, दिख नहीं पाए। चौधरी जी के पास में कुछ है उसके संदर्भ में कहने के लिए? हिमांशु जी, काशी का सांसद अगर काशी के कॉरिडोर के लिए उद्घाटन के लिए नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप बताइए। मेरा सवाल है तो मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। जानने में दिलचस्पी है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि योगी आदित्यनाथ के बूते चुनाव जीतना संभव नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे, लोग नरेंद्र मोदी को देखें, नरेंद्र मोदी को महसूस करें और उसके आधार पर वोट करें? योगी आदित्यनाथ के बूते भाजपा उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाए ऐसे हालात नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ से परहेज रखा। जानने में दिलचस्पी। देखिए, आपकी दिलचस्पी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ वहां योगी आदित्यनाथ उपस्थित थे, मुझे लग रहा है कि शायद देखने में कुछ वो हुआ होगा। आज सारे के सारे देश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा है कि जब हम देखते हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जिनकी लड़ाई है वो अपने परिवार को ही परिवार नहीं मानते, वो परिवार को एकजुट नहीं रख पाते। वो पुत्र अपने पिता का साथ नहीं ले पाता, वो पुत्र अपने चाचा को साथ नहीं रख पाता। और भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन सारे के सारे उसके जो नेतृत्व करता है वो एक साथ नजर आते हैं, एकजुट नजर आते हैं। ये एकजुटता बनाम एक व्यक्ति का मामला है। उत्तर प्रदेश में आज दुर्भाग्य की बात है
कि जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने की बात करते हैं वो केवल व्यक्तिवादी हो गए हैं। पहले वो परिवारवादी थे, पहले वो सैफईवादी थे, लेकिन अब केवल और केवल एक व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश आ गया है। तो मुझे लगता है कि चौधरी जी ने बड़ी कमाल की बात कही कि आपकी आंखें महंत योगी आदित्यनाथ को देख नहीं पाई। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उनमें महंत योगी आदित्यनाथ भी थे। जाना मुझे वस्तुतः मनोज यादव जी के पास था, लेकिन संजय चौधरी जी की टिप्पणी के बाद में बेहद जरूरी हो जाता है विनोद अग्निहोत्री जी की टिप्पणी लेना। विनोद जी, आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश गृह राज्य, उत्तर प्रदेश जहाँ पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे, और संजय चौधरी जी की अभिलाषा है, दलील है, तर्क है कि आप उस भीड़ के बीच में से महंत योगी आदित्यनाथ को देखते। आपने प्रधानमंत्री के साथ महंत योगी आदित्यनाथ को देखने की कल्पना ही क्यों कर ली? आपकी टिप्पणी संजय चौधरी जी के आकलन, इस दलील, इस तर्क पर। देखिए, संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखर और प्रखर प्रवक्ता हैं जी। उन्होंने अपनी पार्टी का जिस तरह से पक्ष रखा है निश्चित रूप से सराहनीय है। और उनको तो ये भी कहना चाहिए था, जो शायद वो कह नहीं पाए, कि जब सूर्य निकलता है तो दूसरे ग्रह छिप जाते हैं जी। नरेंद्र मोदी जी सूर्य की तरह थे और योगी जी किसी एक ग्रह की तरह थे, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, गुरु की तरह, तो वो नहीं दिखाई पड़े। ये कहते तो और चार चांद लग जाते उनके वक्तव्य में। मेरी टिप्पणी यही जी। तो कुल मिलाकर इस संक्षिप्त टिप्पणी से ही बहुत कुछ कह दिया विनोद अग्निहोत्री जी ने। आऊंगा संजय जी, लेकिन मेरे साथ में बाकी पैनल भी है, आपको मौका दूंगा, पर मैं मनोज यादव जी के पास जाना चाहता हूं और मनोज यादव जी से समझना चाहता हूं कि आपके संदर्भ में तो देश के प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक सभा में बता रहे हैं, जो टोपी आपने इस कार्यक्रम में पहन रखी है उसके संदर्भ में आगाह किया हुआ है, रेड अलर्ट है, संभल के रहना, पर फिर भी है कि आप लगाए हुए हैं। संजय चौधरी जी बता रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है। ऐसा कोई विकास का काम शायद बचे ही नहीं है जो अब भविष्य में किए जाने की जरूरत है, क्योंकि सारे गांव मजरे टोलों को बिजली पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की कोई महिला अब खुले में शौच में जाने के लिए विवश रही नहीं है। 45 लाख से ज़्यादा लोगों को मकान मिल ही चुके हैं। तकरीबन 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो चुका है 9 जिलों के संदर्भ में, एयरपोर्ट भी, तमाम प्रकार की रोड्स भी, तो कुछ बचे ही नहीं है। तो फिर आप लोग खाम में साइकिल लेके घूम क्यों रहे हैं? जिस सरकार ने इतना सब कुछ कर दिया उसके मुकाबले आप कहाँ टिकेंगे? ऊपर से राम भी और उसके बाद में शिव भगवान भी, तो मनोज जी कितना मुश्किल कर दिया आपके लिए मामला। देखिए, बीजेपी ने जब काशी में काशी विश्वनाथ जी का उद्धार कर दिया, अयोध्या में भगवान राम का उद्धार कर दिया, तो मनुष्य तो बहुत अदना सा प्राणी है और बुलबुले के समान है जी। आपको याद होगी वो तस्वीर जो भगवान राम के बाल रूप को योगी आदित्यनाथ उंगली पकड़ के रामलला के मंदिर में ले जाते हुए दिखे थे, और मोदी जी का वो वक्तव्य भी याद होगा कि मैंने बाबा विश्वनाथ को मुक्त कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी हैं। अब उस लाइन पे अगर आप जाएंगे तो ये सारी जो उत्तर प्रदेश के जनता के परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, ये बात बहुत छोटी और मिथ्या नजर आती है मुझको। लेकिन अभी एक बात बड़ी कही, हिंदुत्व की बात कही गई, और उसी में संजय चौधरी जी ने कह दिया सैफई में हीरोइंस के दर्शन करते थे। निश्चित तौर पे वहां कार्यक्रम होते थे, और इनको हमारे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम कहा जाता है, और वो हर क्षेत्र में होते हैं। जैसे गांव में नौटंकी होती, बिरहा होता है, हर चीज होता है, वैसे इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उन एरियाज में जहां इन सारी चीजों का अभाव है। वैसे एक प्ले मैन है हिंदुस्तान में, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा हिमांशु जी, प्ले बॉय शब्द मैंने नहीं कहा, प्ले मैन व्हाइट दाढ़ी में रहते हैं, दिन भर में 6 बार ड्रेस बदलते हैं, और सारी हीरोइंस, टॉप हीरोइंस ऑफ इंडिया उनके चारों ओर खड़ी होती हैं और सेल्फी लेती हैं। वो क्या उस वक्त दर्शन करते हैं या टच का आकर्षण का अनुभव करते हैं? इस शब्द से मैं मरहूम हूं, पता नहीं वो अनुभव तो वो खुद ही प्लेमैन बता सकता है, मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, हीरोइंस का काम कार्यक्रम करना है, वो जनता को देखना है, वो चाहे चलचित्र पे हो अथवा खुली आंखों से जीवांत देखने की बात हो। लेकिन खैर, इन मुद्दों पे जवाब देना मेरे ख्याल से बात छोटी हो जाएगी। मैं मुद्दे पे आता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे। आखिर योगी आदित्यनाथ दृश्यहीन क्यों हैं, अदृश्य क्यों हैं, दृश्यमान क्यों नहीं होते हैं? तो वो रेस आई थी लास्ट डे
जब वो चला जा रहा था, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। तो फिर कंधे पे हाथ आया, जब कंधे पे हाथ आया तो बताया गया, बच्चा परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम वही व्यक्ति हो ना जिसने मेरे शर्मा को मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया था। तो दौरा तो अब आएगा, समय आएगा, निश्चित तौर पे वो सारी चीजें सामने। इसलिए कुछ लोग दृश्यमान हैं, कुछ लोग अदृश्यमान हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, क्यों इतनी बड़ी राजनीतिक दल, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, चंदा पैसा इसमें सबसे बड़ा नंबर, वो एक छोटे से क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेतृत्व के चेहरे से डर गई और योगी आदित्यनाथ को सामने नहीं कर रही है। ये बड़ी कमाल की बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को आगे करते हो? अगर चेहरा बना दिया तो अखिलेश यादव के सामने खड़ा करो ना। आप तो, मैं तो कह सकता हूं कि वो तो अवतार पुरुष हैं, एक मठ के मठाधीश हैं, उनको मैं अवतार ही गिन लेता हूं कि हो सकता है भगवान राम के बाद का कोई अवतार हो। वो तो खड़ा कर दो ना भगवान राम के अवतार को सामने और लड़ा लो चुनाव। क्यों आखिर मोदी को आना पड़ रहा है? क्यों मोदी को बताना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से माफिया हैं और उन माफियाओं की गिनती क्या है? गृह मंत्री क्यों कहते फिरते हैं कि यहां माफिया राज नहीं है? किसको बैठाल के? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया को बैठाल के, जो अपनी थार से किसानों को कुचल देता है। वो सारी चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग है हिमांशु जी, और समाजवादी पार्टी उस सारी रणनीति को बेहतर ढंग से समझ रही है। लेकिन हम एक बात चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चेहरा रहे, मुख्यमंत्री का, भले वो पीछे रहे, भले वो पीछे रहे। लेकिन मनोज जी, मेरी आपसे जानने में दिलचस्पी है, समाजवादी पार्टी को मूलतः हिंदू द्रोही, रामद्रोही पार्टी के रूप में चित्रित करने की, आपकी पार्टी के नेता रहे मुलायम सिंह यादव को भी रामद्रोही के रूप में चित्रित करने की भाजपा की कोशिश रही। वो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मुखरता के साथ हिंदुत्व को लेकर आक्रामक रुख अपना रही है। जिस तरीके से काशी का कार्यक्रम, फिर अयोध्या में तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, कैसे देख रहे हैं आप इन कोशिशों को? देखिए, वो निश्चित तौर पे वो उनका प्रिय सब्जेक्ट है हिंदुत्व, और भगवान राम को लेके वो सबसे बेहतरीन बैटिंग कर लेते हैं। जैसे सहवाग स्लॉग ओवर में भी अच्छा मार लेते हैं और 15 ओवर में भी अच्छा मार लेते हैं। तो ये इनकी अपनी स्पेशलिटी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बात कहूं, इस पैनल में 5 लोग बैठे हैं, मेरी बात का कोई बुरा मत माने, मैं हाथ जोड़ के अपनी बात कह रहा हूं। मैं अगर भगवान राम के ही रामचरितमानस से लूं तो उसमें तुलसी बाबा ने लिखा है कि इस देश में अगर सबसे पवित्र जात है तो यादव है। ये लिखा है उसमें, हीरो की जात सबसे पवित्र है। मैंने नहीं लिखा, तुलसी बाबा ने लिखा। तो फिर मैं तो सबसे बड़ी जाति हुआ और सबसे पवित्र जाति हुआ, और इस हिंदुत्व में मेरे ख्याल से फिर तो मुझे कोई छू भी नहीं सकता। वो दोहा पढ़ के तो सुना दीजिए जिसमें यादव को सबसे बेहतर जाति बताया। जानने में दिलचस्पी है हमारी, तुलसी बाबा के नाम से कहा है तो पता तो चले। मैं वो श्लोक नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको आप निश्चित तौर पे सर्च करिएगा, पता चलेगा। और वो जो हमारे महान बड़े मनोज जी, आप कार्यक्रम में कोई बात कह रहे हैं तो संदर्भ के साथ ही बताएंगे। तुलसी बाबा के नाम पे बोल के और आगे निकल जाए, ये बात थोड़ी जातिपूर्ण है। लोग हैं, सच्चाई से बात कहते हैं, झूठ कहने पे विश्वास नहीं रखते। जनता के प्रति जवाबदेही तय है भाई। जनता हमसे सवाल पूछेगी, हम भाग थोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि हम रामद्रोही हैं, हिंदू विरोधी हैं, किस आधार पे? किस आधार पे आप कहेंगे ना कि हमने तो वहां गोलियां चलवाई थी, तो किस थाने में रिपोर्ट लिखी है? मैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय, ये मेरा सौभाग्य, मैं उनके साथ डिबेट कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब जरूर मिलेगा। आप भावनात्मक रूप से, मैं आपसे हिमांशु जी डिबेट कर चुका हूं इस बात को। इस सरकार को जो 7 साल से इस देश में 8 साल से है, इसको 2 पार्ट में मैं हमेशा देखता हूं, एक भावनात्मक दृष्टिकोण से और एक आर्थिक दृष्टिकोण से। अगर भावनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह सरकार अब तक के हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन सरकार है, लेकिन वहां सिर्फ भावनाएं हैं बस। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप ये सरकार पूरी तरीके से डाउनफॉल करती नजर आएगी। तो क्या सरकारें भावनाओं से सिर्फ चलेंगी क्या? और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? और मैं फिर उसी बात पे आता हूं जो लोग कहने से डरते हैं, अगर मुलायम सिंह यादव अपराधी हैं, हत्यारे हैं, तो किस थाने में रिपोर्ट लिखी है? कहां, किस अदालत ने उनको? थाने और कचहरी के फेर में रहना चाहते हैं, जबकि बातचीत जो हो रही है वो बातचीत हो रही है जनमानस के अंदर क्या दृष्टिकोण रहता है। और स्वयं मनोज यादव जी भी मान रहे हैं कि ये जो राम का मामला है या धर्म का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी की इसमें स्पेशलिटी है, ये मान रहे हैं मनोज यादव जी। पर क्या अंशु अवस्थी जी भी ऐसा मानते हैं, जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं? वो क्या मानते हैं कि भाजपा ने अब जो ये नैरेटिव सेट करना शुरू किया है, जिस एजेंडे पे वापस वो लौट रही है चुनाव की अधिकृत घोषणा से पहले ही, ये अन्य विपक्षी दलों के लिए राह मुश्किल कर रही है? भाजपा अपनी पसंद के अनुसार खेल पा रही है,
क्या ये अपने आप में ही आधा खेल को जीत लेना नहीं है? मुझसे सवाल है अंशु जी। देखिए, जो अभी डिबेट का विषय है और उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके का इस समय माहौल भी चल रहा है, तो सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 50% अपनी हार को मान चुकी है, क्योंकि उनको भी ये बात अच्छे से पता है कि जब वो विपक्ष में थे तो वो एक पिच उनके लिए तैयार हुई थी, उस पर उन्होंने अच्छी बैटिंग की। लेकिन आज वही खुद जब सत्ता में है और उसके बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस मुद्दे पर इलेक्शन में जाए, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर से बीजेपी काफी कुछ ये मान चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है विकास को लेकर, रोजगार की बातें करने को लेकर, या जितने भी वादे 2017 में किए थे, इस वजह से आज उनको फिर से उसी पिच पर जाना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि उस पिच पर फील्डिंग भी उन्हीं की है और बैटिंग भी उन्हीं की है। एक जमाना था कि जब फील्डिंग करनी थी समाजवादी पार्टी की सरकार को और बैटिंग वो कर रहे थे, तो आज तो भाजपा उस पर फंस चुकी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से पीछे किया जा रहा है, तो ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सिर्फ और सिर्फ असफलताओं का ठीकरा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। विनोद जी अभी कह रहे थे कि संजय चौधरी जी बता रहे थे कि सारा विकास कर दिया, कुछ बचा नहीं। तो हम तो ये पूछते हैं तथ्यों के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि लोगों की आय घटकर उत्तर प्रदेश में आधी रह गई, और आप कहते हैं कि आपने विकास कर दिया। तो ये विकास जा कहां रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। यानी कि आपके विकास में उत्तर प्रदेश का आम आदमी शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश के 9.5 करोड़ जो नौजवान है वो शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश की 6.5 करोड़ महिलाएं शामिल नहीं है। हो सकता है आपका विकास, अगर आप ये कहते हैं कि आपने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम बदलकर अडानी एयरपोर्ट कर दिया, अगर आपकी नजर में ये विकास है, तो उससे तो फायदा अडानी को हो रहा, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा। सभी इस बात को जान रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं, उससे जो नौजवान हैं उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, और उसके साथ में जो आरक्षण पाने वाले लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों या दलित वर्ग के लोग, क्योंकि भाजपा बहुत बार दलित की बात करती है, ओबीसी की बात करती है, उनकी भी नौकरियां जा रही। तो ये विकास कहीं जनता से मिलता हुआ, जनता के साथ चलता हुआ नहीं दिख रहा है। भाजपा का विकास का पहिया जो है वो भागता जा रहा है, और जो आम जनमानस है वो पीछे जा रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का दौरा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी की गतिविधि शुरू हुई है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ जी से अपनी मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोट कर रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले एक संगठन चलाते थे, भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था। भाजपा के लोगों ने किराए का सिंदूर लगाया है, और मुझे लग रहा है वो उसको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री और देश के अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो सभी आकर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हम तो ये पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप इधर उधर की बात मत करिए। आपने कहा था, आपके संकल्प पत्र के 7 नंबर पेज पे है कि आप नौजवानों को 70 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ है नौकरियां? आपने कहा था 1000 करोड़ रुपए से हम स्टार्टअप फंड शुरू करेंगे नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उसका पता नहीं। आपने इतना बड़ा मेगा इवेंट किया, जनता के पैसे को पानी की तरीके से बहाया और कहा कि 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अभी तक उसका पता नहीं। तो आधे अधूरे फीते काटने से, आधी अधूरी परियोजनाओं को सिर्फ अपना बता देने से विकास तो नहीं हो रहा। विकास हो रहा होता तो ये काशी और अयोध्या की बात ना करके ये जरूर कहते कि हमने नौकरियां दी। काशी अयोध्या की बात ना करके नौकरियों की बात करते हैं। अंशु अवस्थी जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है, मैं पहुंचूंगा वो जानने में दिलचस्पी कि आपके नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर में महंगाई के खिलाफ महारैली का आयोजन करते हैं और वहाँ बात हिंदू और हिंदुत्व के संदर्भ में करते हैं। वो हिंदुत्ववादियों की सरकार हटाना चाहते हैं और हिंदू सरकार बनाना चाहते हैं। प्रत्युत्तर में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे मददगार की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाने के लिए प्रण प्राण से प्रयत्नशील हैं?
नहीं हिमांशु जी, देखिए जो राहुल गांधी जी ने बात कही उसको इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही जोड़ा नहीं जा सकता। उसका कारण कि लगातार भाजपा, मैंने फिर से कहा कि मुख्य जो बिंदु हैं, जो राजनीति के उद्देश्य हैं भारत के लोकतंत्र में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमजोर की आवाज उठाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम नौजवान को रोजगार दें, उन विषयों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के आरोप लगाती। राहुल गांधी जी ने उस परिप्रेक्ष्य में उस बात का जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस बात से बौखला गई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक तो वो आरोप लगाते थे। अब जब राहुल गांधी जी ने उन बातों को स्पष्टीकरण से पूरी तरीके से उनको व्याख्या दी है तो अब भाजपा के लोग उस पर भी संतुष्ट नहीं। सवाल ये है, काशी का बरामदा बने, अच्छी बात है, कॉरिडोर बने, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम, श्री राम जय श्री राम का मंदिर बन रहा है तो ये भी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रहा है। भाजपा ये बताए कि उन्होंने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश के लिए उसमें कौन सा, उसमें क्या किया? अंशु अवस्थी का कहना है, पर अंशु अवस्थी जी बोल रहे हैं भगवान विश्वनाथ का बरामदा बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, अच्छी बात है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जय श्री राम का बन रहा है, अच्छी बात है। पर वो ये बताया, पर सवाल इस बात का है कि जो ये अच्छी बात है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की दौर में ही क्यों हो रहा है? ये मुलायम सिंह यादव के दौर में क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ने जब देश में इतना राज किया तब क्यों नहीं हुआ? इस मुद्दे को लेकर भाजपा जनता के बीच जाती है और उसके साथ में सवाल उठाती है तो जनता की प्रतिक्रिया क्या वैसी ही होती है विनोद जी, जैसी अंशु अवस्थी जी चाह रहे हैं? उनका मानना है कि राहुल गांधी ने जवाब दे दिया, ये भाजपा के लोग बौखला गए। क्या वाकई विनोद जी आपको लगता है भाजपा बौखला गई राहुल गांधी जी के भाषण से और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है अभी वो उस बौखलाहट का नतीजा है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन जो हुआ या अयोध्या में जिस तरह से काम हुआ, ये राहुल गांधी के बयान के कारण नहीं हुआ, ये तो पहले से भाजपा के एजेंडे में था और ये पहले से तय था। अंशु अवस्थी जी को भी पता होना चाहिए कि ये भाजपा के एजेंडे में और इस मोदी सरकार और योगी सरकार के एजेंडे में पहले से था और ये उसका समय इस तरह रखा गया कि चुनाव के पास, जैसे आप देखिए जब 2024 से चुनाव होगा और 2022 के चुनाव में ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। तो ये सब पूरा तय करके एक सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति खुलकर करती है, वो दबे छिपे नहीं करती, वो खुल के करती है। आज इस देश के प्रधानमंत्री अगर पूरे तरह से गेरुए वस्त्रों में गंगा स्नान कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, सारे मुख्यमंत्री अगर वहां भाजपा शासित राज्यों के इकट्ठा हो रहे हैं और फिर अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, तो सब ये पूरा उसमें कोई लगाव छिपाव या दुराव या वो नहीं है। उनका इस मामले में एजेंडा बिल्कुल खुला हुआ है और सबसे बड़ा खुला एजेंडा ये है कि एक महंत जो है, जो पीठाधीश्वर भी है, वो राज्य के मुख्यमंत्री भी है और तो संविधान में जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो उसका तो कोई मायने रह नहीं गया है। देखिए, क्योंकि कल को अगर किसी राज्य में, कश्मीर में अगर कोई मौलवी अगर जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पीठाधीश्वर बन सकते हैं तो किसी मस्जिद के मुफ्ती या मौलवी भी बन सकते हैं, तो वो तो बात वो खत्म हो गई। अब रही बात इसकी कि देखिए आइडेंटिटी पॉल, मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल पे भी कहा है और चैनल पे कहता हूं कि आखिरकार ये चुनाव, आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हिंदुत्व की राजनीति और जातीय समीकरणों की राजनीति का ही एजेंडा आखिरकार सबसे ऊपर रहेगा। और वैसे भी आप मोदी जी का गुजरात का पूरा चुनावी रणनीति का इतिहास देखें तो हर चुनाव में उन्होंने जो हिंदुत्व के पहचान की राजनीति और गुजरात की अस्मिता की पहचान की राजनीति पर ही चुनाव लड़े हैं। गुजरात का विकास मॉडल अपनी जगह था, लेकिन असली तड़का जो उसमें लगता है, जो छौंका लगता है, वो हिंदुत्व और अस्मिता की राजनीति जो होती है, जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो लगता है। आप याद कीजिए 2002 का पूरा चुनाव उन्होंने जो उसकी चुनाव की शुरुआत थी अंबाजी के मंदिर से की थी, वहां से सबसे पहले वहां से यात्रा निकाली थी। उसके बाद 2007 में मियां मुशर्रफ आ गए, उधर सोनिया जी मौत का सौदा कर सामान दे दिया। फिर उसके बाद गुजराती अस्मिता और गुजराती की पहचान का सवाल, 6 करोड़ गुजरातियों का, तो वो मोदी जी का एक अपना चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इस बार वो उत्तर प्रदेश में चूंकि जितने विकास के काम अभी गिराए संजय चौधरी जी ने, निश्चित रूप से काफी कुछ काम, जैसे जेवर एयरपोर्ट है या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये काम सामने है, ऐसा नहीं काम सामने नहीं है। लेकिन भाजपा को मालूम है कि इनके ऊपर भारी क्या पड़ रहा है, इनके ऊपर भारी पड़ रही है महंगाई, इनके ऊपर भारी पड़ रही है डीजल पेट्रोल की कीमतें, खाद का संकट,
लंबी लंबी लाइनें किसानों की, कोरोना का कुप्रबंधन भारी पड़ रहा है, लखीमपुर की घटना, अब ये SIT का जो आ गया है, जो टेली जी गले की हड्डी बन गए हैं सरकार की, ये सब चीजें भारी पड़ती जा रही है। इसीलिए जो आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सभा में ठीक ठाक भीड़ नहीं, काफी भीड़ आ रही है हिमांशु जी। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। अगर आप उसको उन वीडियोस को उनको देखें, रात में 1-1 बजे तक इस तरह सभाएं हो रही है, तो निश्चित रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और संघ परिवार के लिए चिंता का सबब है कि भाई हो क्या रहा है। तो इसलिए उस पूरे उसको ढकने के लिए और उस पर हिंदुत्व को आगे लाने के लिए ये सारा आयोजन किया गया है इस वृहद स्तर पर। इतने वृहद स्तर पर मैं विनोद जी बीच में हस्तक्षेप चाहता हूं थोड़ा सा अपने सवाल के माध्यम से, और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो हिंदुत्व का मामला है, इसे आप भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी देखते हैं या हिंदुत्व का एक और संघर्ष आपको दिख रहा है देश का हिंदू हृदय सम्राट होने के संदर्भ में? नरेंद्र मोदी बनाम मोदी योगी आदित्यनाथ, संत महंत के तौर पर तो योगी आदित्यनाथ है, पर जिस प्रकार का परिवेश इस समय नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है, जिस तरीके से वो गंगा में प्रविष्ट होते हैं, जिस तरीके से गंगा में दाखिल होते हैं, फिर वहाँ से आके जल की जो पूरी प्रक्रिया करते हैं, महंत कहीं नहीं थे। जहाँ कहीं भी थे वहाँ हिंदू हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी थे। क्या इस संघर्ष को विनोद अग्निहोत्री जी भी बतौर पत्रकार महसूस कर पा रहे, या हम लोगों का दूर से बैठे हुए भ्रम है और हमें इस भ्रम को दूर करना चाहिए, अपने जाले दिमाग के साफ करने चाहिए? जी विनोद जी, आपको जो पहली टिप्पणी की थी उसमें बहुत कुछ कह दिया था। मोदी जी सिर्फ यही नहीं, मोदी जी का आप सारे कार्यक्रम देखिए। अब जब सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ था, उस वक्त भी वहां पर अकेले थे मोदी जी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वहां नहीं दिखाई, दूर थे। यहाँ तक गृह मंत्री अमित शाह जी भी दूर थे, मोदी जी अकेले थे। तो सूर्य जब चमकता है तो ग्रह जो है वो लुप्त हो जाते हैं। बार मैं कह रहा हूं, जब आप कोई उद्घाटन देख लीजिए, चाहे वो सुरंग, जो अटल सुरंग का उद्घाटन है, वो वीडियो फोटो देख लीजिए, वहां भी जो है मोदी जी अकेले सुरंग में जो है उद्घाटन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप वो पुल का देख लीजिए, जो अरुणाचल में जो सबसे लंबा पुल। मैं विनोद जी थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूंगा, इसमें एक अंतर है। 3 महीने बाद चुनाव है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री हैं जिसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री तय करने का दायित्व होता है। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है लोकसभा की। आपसे जानने में दिलचस्पी है, बाकी उदाहरण से योगी आदित्यनाथ का यहाँ से खारिज होना समतुल्य नहीं होता। क्या आप उस प्रतिद्वंद्विता को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लोग मोदी के बाद कौन में योगी आदित्यनाथ को भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं, इसलिए आपकी टिप्पणी थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से हमें अपेक्षित है। देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक प्रतिद्वंदिता तो निश्चित रूप से, अघोषित रूप से चली रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और योगी जी या उनके रणनीतिकारों ने थोड़ी जल्दी कर दी। योगी जी को आगे लाने में और उनको टाइम मैगजीन और सब जगह ले जाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उनको ये 2022 का चुनाव जीतने के बाद करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने 2002 का चुनाव जीतने के बाद अपने को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया था। वो अटल जी के लिए चुनौती बनकर नहीं आए थे। वो 2009 में भी अडवाणी जी के लिए भी चुनौती बनकर नहीं आए। उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया 2012 से। तो आप देखिए कि मोदी जी ने जिस तरह से अपने आप को आगे किया 2012 से, योगी जी ने बहुत जल्दबाजी कर दी उनके रणनीतिकारों ने। ये थोड़ा सा मुझे लगता है अपरिपक्व, संजय चौधरी जी इसमें ज्यादा प्रकाश डालेंगे, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। दूसरा, अरविंद शर्मा वाला जो प्रकरण हुआ, अरविंद शर्मा वाले प्रकरण में जिसका भी अंशु अवस्थी के मनोज यादव जी जिक्र कर रहे थे कि अरविंद शर्मा वाला प्रकरण तो सीधे सीधे शो डाउन था भाई। उनको, वो भारत सरकार के सचिव थे, 2 साल उनका कार्यकाल बाकी था, उनको इस्तीफा दिला करके खाली MLC बनाने के थ्रू भेजा गया था। उनको बाकायदा उनके लिए जिस तरह से सारी खबरें आई थी मीडिया में, और वो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से ही आई थी कि उनको कैबिनेट मंत्री बना करके, उप मुख्यमंत्री बना करके, और गृह विभाग और गोपन विभाग और नियुक्ति विभाग दे करके उनको पावरफुल शक्ति का केंद्र बनाया जाएगा, और उसके बाद केंद्र सरकार अपने हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करेगी, जिसको योगी जी ने नहीं होने दिया। क्योंकि योगी जी भी उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड बन चुके हैं। वो विजय रूपाणी की तरह नहीं है कि पूरा हटा दिया जाए, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, वो जो है दूसरे तीरथ सिंह रावत भी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जो है एक तरह से मुश्किल था उनको इस तरह से हटाना, और उन्होंने अरविंद शर्मा को मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो छोड़िए, राज्य मंत्री भी नहीं बनाया, और जो 16 उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश थे कि हैं, उनमें से एक बना दिया। तो कुल मिलाकर के ये शोडाउन तो हो चुका है, और ये शोडाउन कोई आसान बात नहीं है। तो इसलिए योगी जी, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का के पीछे चल रहे हैं, वो दृश्य आता है,
फिर उसके बाद उनके कंधे पर हाथ रख के प्रधानमंत्री जी उनको संरक्षण देते हैं, वो दृश्य आता है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये जो खींचतान है वो तो है ही। अभी टिकटों के बंटवारे में भी खींचतान होगी, अभी बहुत सारी चीजें होनी है, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदता है, ये बात विनोद अग्निहोत्री जी मान रहे हैं। मैं संजय चौधरी जी के पास वापस रुक करना चाहता हूँ और उनसे समझना चाहता हूँ वापस कि इतनी सारी विकास गाथा आपके द्वारा बता जाने के बाद भी पूरा पैनल एक राय है। कुल मिलाकर आपकी सफलता की कहानी तो हिंदुत्व की सीढ़ियों पर चढ़ के ही पहुंच पाती है, ऐसा आकलन आ रहा है। क्यों आ रहा है? लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं इस पूरी कवायद पर, सुनना चाहिए हमें। क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव और उसकी प्रतिक्रिया में बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है, चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बैठ जाता है, और कोविड में जब लोगों ने मरता है वही मां गंगा में भसा देता है। जनता को क्रिमेशन भी नहीं करने देता है, मां गंगा को अपवित्र किया है। कभी स्वामी विवेकानंद ने, जिनका नाम नरेंद्र था, ये कहा था वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन एक बार फिर भारत मां विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगी। और दूसरे नरेंद्र आज उसको सत्य कर रहे हैं। सचमुच में सब कुछ अद्भुत है। देश का खोया हुआ वैभव और गरिमा है वो फिर से स्थापित किया गया है। तो भाजपा अभिभूत है, इस बात से अभिभूत है कि देखिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है, गलियारा बन गया, इससे देश गौरवान्वित हो गया। वो देश जिसमें देश की सरकार बताती है कि कोरोना के काल में इस देश की 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ गरीब लोगों को हम निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। वो सरकार ये दावा कर रही है, सरकार और उस पार्टी से जुड़े हुए लोग दावा कर रहे हैं कि इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत का गौरव कई गुना बढ़ गया। चौधरी जी, समझना चाहता हूँ, जो सरकार बताती है कि 80 करोड़ लोगों को अपने हाथों से कमाया हुआ खाने के हालात नहीं है, एक मंदिर के बन जाने से, एक मंदिर के गलियारे बन जाने से देश विश्वगुरु हो जाएगा। थोड़ा दृष्टिकोण आप साझा करें। हिमांशु जी, बहस जिस जगह से शुरू हुई थी और हिंदुत्व पर और देश के प्रतिमानों पर बात शुरू हुई थी जी, अगर देश के आज की राजनीति के सर्वोच्च महात्मा गांधी अगर बिरला मंदिर में भाषण करते हैं, देश की राजनीति को आगे ले जाने के लिए वे अपने घर को आश्रम बनाते हैं, ये प्रतिमान देश की संस्कृति में है। इसीलिए इस संस्कृति का भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको लक्षण दूसरों में नजर आता हो। आज राहुल गांधी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहते हैं, वो राहुल गांधी जिनके बाबा पारसी होते हैं, माता ईसाई होती हैं, लेकिन वो इस देश के रंग ढंग में आकर हिंदुत्व की बात करते हैं। प्रियंका जी जब काशी में भाषण करती हैं तो वो मंत्र का उच्चारण करती हैं। ममता बनर्जी अगर बंगाल में अपने चुनाव के भाषण देती हैं तो उसमें भी दुर्गा सप्तशती के श्लोक का वर्णन करती है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव भी इस हैसियत में नहीं है कि जालीदार टोपी लगाकर लोगों के बीच में जाएं, जबकि समाजवादी पार्टी की तो यह लंबी रीति रही। देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया है और विकास के पैमाने पर भी परिवर्तन आया है। देखिए, गांव के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, मुझे लगता है कि राजनीति के विश्लेषण करने वाले लोग इस जगह पर चूक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी के भी पिछड़ों के आधार में बहुत बड़ी विखंडन हुआ है, उसमें उनको चोट पहुंची है। बसपा जैसा राजनीतिक दल जो केवल और केवल दलितों की बात करता था, उसका दलित आधार भी टूटा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निचले
तबके पर काम करने वाले रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं की हैं उसका सामाजिक परिवर्तन ऊपर बैठकर महसूस नहीं किया जा सकता। मैं एक बार पूरी विनम्रता के साथ आपको इस बात को ले जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगती है तो दो युवाओं के जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि इससे तो फलक बदल जाएगा, भाजपा हार जाएगी। उसके बाद जो दूसरी राजनीतिक युति होती है जिसमें मायावती और अखिलेश यादव जी का गठबंधन करता है, ये वही गठबंधन था जिसको भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के चरम पर आने के बाद 1991 के आंदोलन के बाद इसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आने से रोक दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के कौशल के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी ने समाज के आखिरी तबके पर, आखिरी चरण पर बैठे हुए लोगों को अपने विकास की योजनाओं को पहुंचाकर इस राजनीतिक युति को भी तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने संगठन के बल पर अपने वोट बैंक को बहुत बढ़ाया है, एक ऐसा विस्तार नीचे ला दिया है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्षमता और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यक्रमों के आधार पर निचले तबके का जो भारतीय जनता पार्टी का कभी चौधरी जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपकी इतने लंबी तकरीर को सुनने के बाद हस्तक्षेप कर रहा, और मेरा जो सवाल था ना, आपने उसका एक हिस्सा भी संबोधित करने की चेष्टा नहीं की। मैंने जानना चाहा था, शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 13 साल से ज़्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और वो ये बता रहे हैं कि भारत का अब विश्व गुरु के रूप में अधिष्ठापित होने से कोई रोक नहीं सकता, और इसलिए नहीं रोक सकता है कि जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है उसमें एक कॉरिडोर बन गया है, थोड़ा ठीक ठाक सा फैल गया है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल था कि 7.5 साल की यशस्वी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारत की सरकार भाजपा की और 4.25 साल की यशस्वी महंत योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के रहते हुए भी आप लोगों को बताना पड़ता है अपनी उपलब्धि में कि 80 करोड़ लोगों के हिस्से में अपनी मेहनत का अन्न खाने के हालात नहीं है। इसके बाद में दावा करते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे देश को। इसमें लेके कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई पीड़ा नहीं, उस संकल्प के संदर्भ में कोई वादा नहीं, केवल एक मंदिर रामलला जी बैठ जाएंगे, काशी विश्वनाथ जी के अंदर का आप दर्शन ठीक कर लेंगे, इससे देश बदल जाएगा। ये मेरा सवाल है। इसके संदर्भ में कोई उत्तर की अपेक्षा संजय चौधरी जी जैसे सुधी प्रवक्ता से हम कर सकते हैं, विचारवान व्यक्ति से? हिमांशु जी, जब हम विकास की कल्पना करते हैं तो विकास के लिए पेट को आहार तो चाहिए ही चाहिए, मस्तिष्क को विचार भी चाहिए जी, हृदय को संस्कार भी चाहिए जी। अगर हृदय में संस्कार नहीं होंगे तो उसकी परिणति वैसे ही होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक राजनीतिक दल का सर्वोच्च व्यक्ति अपने पिता को राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पद से हटा देता है। उसमें यह भी सहिष्णुता नहीं होती है कि विपक्ष के दल के सबसे बड़े व्यक्ति के मृत्यु पर जाकर वो पुष्पांजलि न कर पाए। अगर विकास केवल इमारतें होती तो अमेरिका ने तो अफगानिस्तान में कितना विकास कर दिया था। आखिर अमेरिका के अफगानिस्तान के विकास के बाद लोगों ने विकास को क्यों नहीं स्वीकारा? क्यों? क्योंकि विचार नहीं था, संस्कार नहीं थे। तो आपको विकास के साथ साथ संस्कार की बात करनी पड़ेगी। और भारत जो धर्म प्राण देश है, जो संस्कृति से प्यार करता है, गांधी भी हे राम की बात करते हैं। जो माफ कीजिएगा संजय चौधरी जी, जितना दर्द आपको मुलायम सिंह यादव जी के संदर्भ में है, अखिलेश यादव जी के व्यवहार को लेकर, इस देश में तमाम भाजपा के लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्हें आडवाणी जी के संदर्भ में भी ऐसे दुख, ऐसी पीड़ा को लेकर जज्बात हैं, शायद आपके जहन में भी होंगे। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। संस्कार की बात हो रही है, विचार की बात हो रही है, आहार से ज़्यादा विचार और संस्कार की बात हो रही है। विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ में है। विनोद जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का विचार के प्रति सरोकार है, या भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के चुनाव में चमत्कार चाहिए? वो चमत्कार अभी भी समझ में आ रहा है कि कुल मिला के बनारस और अयोध्या से ही चमत्कार संभव है, इसलिए सारी कहानी है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विचार के प्रति सरोकार है, लेकिन वो अपने विचार के प्रति सरोकार है, जो उसकी विचारधारा है उसके प्रति सरोकार है, और वो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रसार हो। अब जैसे संजय चौधरी जी ने कहा कि अब राहुल गांधी भी जनेऊ पहन रहे हैं, दत्तात्रेय को बता रहे हैं, और जो अखिलेश यादव जालीदार टोपी नहीं पहन सकते, और ममता बनर्जी भी श्लोक पढ़ रही है।
ऐसा नहीं, संजय चौधरी जी पहले भी कमला पति त्रिपाठी जैसे नेता भी हुए हैं जो टीका लगा करके जो है राजनीति करते थे, चंदन लगा करके, द्वारिका प्रसाद मिश्र जैसे लोग हुए हैं। इंदिरा गांधी रुद्राक्ष की माला उनकी हमेशा पड़ी रहती थी, आनंद माता आनंदमयी के चरणों में जाकर शीश झुकाती थी, सर्वानंद शंकराचार्य जी के पास जाती थी। ये ऐसा नहीं कि चमत्कार 2014 की बात ही हो गया। बहुत सारे राजनेता जो है वो अपने संस्कारों को और अपने धार्मिक आग्रहों को नहीं छिपाते थे और खुल करके जो है वो करते थे। तो पहले भी ऐसा हम लोगों के बीच में है जो वेदांत के विद्वान है, जिनका आपके विचारधारा से कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, आगे भी होंगे और अब भी हैं। और जहां तक इसकी बात अगर है तो निश्चित रूप से आपके पार्टी में डॉक्टर मुरली मनोहर जैसे लोग हैं जो वाकई विद्वान और संस्कृति के एक तरह से अगर उनको गंगोत्री कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मुख्य रूप से इस वक्त जो है विचार के साथ साथ चमत्कार का भी एक बड़ा कारण है। और देखिए, मैं आपको एक और राष्ट्रीय उदाहरण करूं। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर शब्द तो नहीं था, मंदिर के कायाकल्प का प्रस्ताव किया था और जिसका विरोध उस समय विश्व हिंदू परिषद ने किया था कि ये हम नहीं होने देंगे, हम अपने मंदिर की ईंटें जो है नहीं उखड़ने देंगे। तो ऐसा नहीं है। और अगर कोई गैर भाजपा सरकार काशी के पुराने मंदिरों को तोड़ करके ये काम करती तो संजय चौधरी जी भी सड़क पर होते और पूरा भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सड़क पर होता कि हमारे काशी की अस्मिता नष्ट कर दी गई, हमारी पुरानी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, हमारे शिवलिंगों का अपमान हुआ। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, योगी आदित्यनाथ जैसे पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी जो हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके थे गुजरात के चुनाव के बाद, वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप करेंगे तो कौन विरोध करेगा? क्या समाजवादी पार्टी विरोध कर सकती है? क्या कांग्रेस कर सकती है? इनकी तो कोई हैसियत विरोध करने वाली है ही नहीं इस मामले में। तो इसलिए जो है सब कुछ ठीक ठाक है। वरना ऐसा नहीं है, जब ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो वहां तो तमाम मंदिर जो गिराए गए और जो उनको विस्थापित किया गया, ये सही है, उनको हर तरह से कंपनसेट भी किया गया, लेकिन उसका विरोध नहीं हुआ था। वहां के स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर विरोध किया था। तो ये सब चीजें बहुत परिस्थितिजन्य स्थितियां होती हैं जब चीजें होती हैं और नहीं होती। तो कुल मिलाकर इत्तेफाक रखते हैं विनोद अग्निहोत्री, चमत्कार तो राम के नाम पर और भगवान शिव के इस काम पर ही अब भाजपा को है। तो सवाल है मेरा मनोज यादव जी से, भाजपा ने नुस्खा ढूंढ लिया है चमत्कार के संदर्भ में, इस चमत्कार की काट के लिए करेंगे क्या मनोज यादव जी? संजय चौधरी जी तो इतने ज़्यादा तकलीफ में हैं, इतनी ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा दर्द उन्हें है मुलायम सिंह यादव जी के संदर्भ में, व्यवहार को लेकर कुछ इलाज करेंगे इसके संदर्भ में? कैसे काट करेंगे इसकी? संजय चौधरी जी का जो ये दर्द सार्वजनिक हो रहा है कि एक पुत्र ने पिता का किस कदर अपमान कर दिया, इस पर भी मैं जानना चाहूँगा, क्या करेंगे मनोज यादव जी? देखिए, ये विषय तो जवाब देने का समाजवादी पार्टी का अब नहीं रहा। विषय ये रहा जो आपने सबसे पहले पूछा कि बीजेपी अगर काशी और अयोध्या की बात करती तो समाजवादी पार्टी उस पर क्या रिएक्ट करेगी। अमूमन कोई भी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को बताता नहीं है और चुनाव में जाता है उसी आधार पर। लेकिन चूंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको मैं बीजेपी का ब्रह्मास्त्र समझता हूं जो बीजेपी की तरफ से चलेगा, तो विपक्ष क्या करेगा उस पर। तो समाजवादी पार्टी अपनी उस रणनीति को ओपन करते हुए कह रही है जी, बड़े ताल ठोक के और हिम्मत के साथ, हम चाहते हैं कि आप काशी और अयोध्या की बात करो जी, हम चाहते हैं प्रतिदिन बात करो, मोदी जी बात करें, योगी जी बात करें, अमित शाह जी बात करें, नड्डा बात करें, टड्डा बात करें, जितने भी हैं सब बात करें और सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करें। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। आप जितना बात करोगे समाजवादी पार्टी के लिए 22 की रणनीति और हमारी लड़ाई उतनी आसान होती जाएगी। क्यों? जनता को तकलीफ दूसरे मुद्दों पे है जिसपे समाजवादी पार्टी के रथ के चारों तरफ जनता नजर आती है। कल राष्ट्रपति जी ने कहा, वो बीएड वाले हों, 69,000 वाले हों, टीईटी वाले हों, चाहे और दूसरे वाले प्रॉब्लम वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, सबका समाधान समाजवादी पार्टी करेगी। मुद्दे हमारे पास हैं और हम चाहते हैं ये इन्हीं मुद्दों पे रहे। और जब यूपी में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, तो माफिया वाली बात जरूर करें, जिससे कि हम कम से कम जवाब देने में भूले ना कि टेनी अभी भी है, टेनी वाला मुद्दा, फिर वो उन्नाव वाला विधायक वाला मुद्दा। जब ये माफिया की बात करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिक वो कैसेट रिवाइंड हो जाएगी और हम उसका जवाब बीजेपी को देंगे, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ देंगे। तो हम हिमांशु जी बीजेपी का स्वागत करते हैं कि 22 में आओ, लगाओ,
तुम 9 मेडिकल कॉलेज की बात किए तो घबराहट हुई हमको कि 9 मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी क्या जवाब दी। लेकिन जब हम उस पे गए नीचे तो देखा तो सिर्फ बिल्डिंग अभी बनी रही है, कहीं पे ट्रामा चल नहीं रहा है, डॉक्टर है नहीं, स्टूडेंट की तो कोई बात ही नहीं, मरीज उसमें आ नहीं रहा। तो बिल्डिंग तो इस तरह समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी खड़ी कर दी। कितने स्कूल बना दिए, आप चला तक नहीं पाए, हमें समय नहीं मिला, हमारी सत्ता चली गई। तो बिल्डिंग बनने से नहीं परिवर्तन होने वाला शिक्षा में और ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये बात अब जनता को पता चल गई है। हम चाहते हैं आप अपने मुद्दे पे बने रहो और कुछ कहना भी मत, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। आप ये वाला मुद्दा लगातार कंटिन्यू रहो। और सुनो, भगवा अगर लगाने वाला चंदन टीका कम पड़े तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी फंड से आपको भिजवा देगी, उसको लगा लगा के घिस घिस के जो मर्जी। मनोज जी बड़े उत्साहित हैं भाजपा के इस चमत्कार की उम्मीद के संदर्भ में। उन्हें लगता है कि इसी पे बने रहे तो उनका काम बन जाएगा। चमत्कार होने की उम्मीद मनोज यादव जी को जाग रही है। कमाल की बात है, मुद्दा एक ही है, उससे चमत्कार की उम्मीद संजय चौधरी जी को भी है और उसी से चमत्कार की उम्मीद मनोज यादव जी को समाजवादी पार्टी के संदर्भ में भी है। तो अंशु अवस्थी जी के पास चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ कर पाएगी, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं होगा, ऐसा विनोद अग्निहोत्री जी समेत तमाम राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं। वर्तमान हालात के अंदर चमत्कार की कुछ उम्मीद आपसे भी कर ले अंशु जी, या कुल मिलाकर अभी आपकी तैयारी 2028-2027 के संदर्भ में है? कुल मिलाकर अभी तो आप माहौल देख रहे हैं, क्या कहें? हेमांशु जी, हमारी तैयारी इसी 2022 के चुनाव की है जी। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से एक बात तो तय हो चुकी है जी कि प्रदेश में चमत्कार होने जा रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं ली है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उसमें हर एक को समाहित किया है और सबसे ज्यादा उन लोगों को जोड़ने का काम किया है जिसको भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा उपेक्षित, सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम किया गया। अरे ये तो वो लोग हैं जो जय सिया राम से इतनी नफरत है इनको नारी शक्ति से कि जय सिया राम से सिया को हटा के जय श्री राम करते हैं। तो उस नारी शक्ति को कांग्रेस पार्टी ने जोड़ने का काम किया है, हमारी ये प्रतिज्ञा है। दूसरा, संजय चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी खूब बरामदा बनवाए, रास्ता बनवाए, 800 से ज्यादा मंदिर तोड़ के अगर रास्ता बनाया जाना उपलब्धि है और अगर सिर्फ बरामदा बना दिया जाना विकास का मानक बन चुका है, मान लिया जाए कि यही विकास है, तो आम आदमी के पेट से जुड़े विकास के लिए फिर यानी कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, वो अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं। आपने जो बात कही मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जिस बात पर चिंतन होना चाहिए था, मनन होना चाहिए था कि हंगर इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, हैप्पी इंडेक्स, वेल्थ इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देकर जिस पर चिंतन करने की बात थी, जिसको लेकर हरित क्रांति करके पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस ने किया। 1964 में 1 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था और हरित क्रांति कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज 10 करोड़ टन पैदा होता है। तो अगर 80 करोड़ लोगों को इन्होंने राशन पर पहुंचा दिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका उत्सव मना रही, यानी ये समझा जा सकता है कि जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम तो यही कहेंगे ये खूब पूजा पाठ करें। और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार कराना है, मैं भी कुछ लिस्ट भेज दूंगा भाजपा के दफ्तर में, लेकिन ये सरकार नहीं चला सकते, ये लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, ये बात तय हो चुकी है। ये बात तय हो चुकी है, सरकार नहीं चला सकते, लेकिन सरकार तो यही चला रहे, ये कमाल की बात है। अंशु अवस्थी जी जो भी दावा करें, लेकिन इस देश में भाजपा की सरकार को पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ वापस करते हुए हम ही लोग देख रहे हैं। लेकिन हस्तक्षेप है कुछ मनोज यादव जी का, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर संजय चौधरी जी का रुख करते हैं। जी मनोज जी। देखिए, एक शब्द मैंने इजाद किया है भारतीय राजनीति में, एक बीमारी होती है आंखों की जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, लेकिन 2014 से हिंदुस्तान में मोदियाबिंद एक बीमारी आ गई जो आंखों के सामने एक पर्दा और अजीब सा नशा लाती है। वो मोदियाबिंद का ऑपरेशन समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है। अब मोदियाबिंद तो नहीं चलेगा और योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार भी नहीं चाहिए, हमारा नेतृत्व लगातार कर इलाज कर दिया। ये दावा मनोज यादव जी का है, पर कैसे कर दिया, हम कैसे यकीन करें? 2 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए तो हमें तो मोदियाबिंद के अंतर्गत समाजवादियों का इलाज होता हुआ दिखाई दिया, पर 2022 में शायद मनोज यादव जी का दावा
खरा उतर जाए। लेकिन मैं संजय चौधरी चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई आपकी कि 2014 में सरकार बनने के बाद देश में और 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आपको अगर जानना था कि आपके भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या विकास कार्य किए हैं, क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या जनता को राहत पहुंचाई है, तो उसके लिए भी आपको बनारस में ही इकट्ठा करना पड़ा। क्या आप नहीं मानते हैं कि दरअसल विकास आपकी जुबान पर है, पर कुल मिला के अब आप भगवान भरोसे ही हो गए हैं। अब आपको लग रहा है कि आपके प्रयासों से कोई प्रतिफल निकलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ही अब कुछ कर दें, इस अभिलाषा के साथ आप सब भगवान के दर पर पहुंच चुके हैं। हिमांशु जी, अगर विकास उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी के वक्त उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ही मेट्रो चल रही थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मेट्रो चल रही है, तो ये विकास की वानगी है। अगर उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में, मैं कहता हूं, बड़ी प्रामाणिकता से कहता हूं कि हर गांव तक अगर बिजली पहुंच गई है, अगर उत्तर प्रदेश में बेहतर सड़कें बन रही हैं, अगर उससे दुगने एक्सप्रेस हाईवेज बना दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तबादले का उद्योग चलता है, उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे कि यहां नौकरियां बिकती हैं, उत्तर प्रदेश इससे बदला है और ये बदलाव सतह पर हो रहा है। जो सतह पर विकास हो रहा है उसको देखने के लिए राजनीतिक दलों के जो विपक्ष के लोग हैं वो उसकी अनदेखी करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो केवल ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस फलक को तोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश के, इस नए उत्तर प्रदेश के बदलाव को महसूस आपको एकदम जमीन पर जाना होगा। बिल्कुल महसूस करते हैं संजय चौधरी जी, आपके बड़े नेता हैं मुरलीधर राव, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने आके बताया कि ब्राह्मण बनिया तो अब हमारी जेब में रहते हैं, बाकी को हम देखते हैं। स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट उनकी, तो इसलिए हमें उस पर अचंभा नहीं है। लेकिन आप मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहे। मेरा फिर सवाल था, आपने विकास के काम वाकई किए, विकास को लेकर आपकी उपलब्धियां बहुत हैं, आपकी सरकार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए, तो इसकी बात होनी थी तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर बात करते, देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर बात करते, गेरुए वस्त्रों के साथ सारे मुख्यमंत्रियों को बिठाकर और विकास की कहानी देश के सम्मुख बताने की कोशिश क्या है। आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम में आपसे लेना चाहता हूँ, सीधे ऐलान करने में कितना समय लेंगे आप कि इस देश को, जिसकी पहचान अभी तक संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर है, क्या भाजपा में साहस, क्या भाजपा के नेतृत्व में साहस कि वह इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करने जा रही है, जानने में दिलचस्पी है। उस साहस की, उस स्पष्टता की संजय चौधरी जी कुछ कह पाएंगे? देखिए, अगर मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में हो सकती है तो बनारस में क्यों नहीं हो सकती? बनारस तो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। आखिर जो विदेश से लोग आते हैं वो भारत में क्या देखने आते हैं? वो भारत का जो धर्म प्राण भारत है उसी का दर्शन करने के लिए आते हैं। काशी में आने वाले विदेशी क्या देखते हैं? तो मुझे लगता है कि भारत के पर्यटन को बढ़ने के लिए काशी का भी विकास होना चाहिए, अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, मथुरा का भी विकास होना चाहिए, और इन विकास के साथ साथ ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं उनमें पर्यटन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, उनमें विकास क्यों नहीं होना चाहिए, उनकी अनदेखी क्यों नहीं होना चाहिए? और जब इतने लोग इन पर संजय जी, सवाल है मेरा आपका कि ये सब कुछ तभी क्यों होना चाहिए जब 1 महीने बाद चुनाव होना है। अगर आप वाकई इन क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्यटन के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए इतना सब कुछ करने के लिए प्रयत्नशील थे, तो पिछले 4.5 साल में क्यों नहीं? जब चुनाव में कुल समय इतना बचा तो भी इंकार आपका? हिमांशु जी, आपके दौर में टेस्ट मैच हुआ करते थे जी, अब 2020 होते हैं, तो लास्ट ओवर में कुछ ज्यादा स्ट्रोक्स मारने पड़ते हैं, ज्यादा तेजी से रन बनाने। कुल मिलाकर हमारी कार्यक्रम की सार्थकता संजय चौधरी जी के आर्थिक संबंधी विचारों पर नहीं, बल्कि इस आखिरी विचार में अंतर्निहित है। उन्होंने बता दिया T20 का दौर है, आखिरी ओवर में कुछ अतिरिक्त शॉट खेलने पड़ते हैं, हमने शॉट खेल दिया। ये शॉट मैच जिता देगा या कुछ और करेगा, जानने में दिलचस्पी है। लेकिन विनोद जी से रहा नहीं जा रहा, उन्हें लगता है कि इस पर उनकी टिप्पणी भी शामिल की जानी चाहिए। जी विनोद जी। सिर्फ एक लाइन की टिप्पणी है, बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं है। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, T20 का जमाना है, आखिरी ओवर में जरा जम के बैटिंग की जाती है, लेकिन उसमें खतरा भी रहता है, विकेट जल्दी गिर भी जाता है, तो ये थोड़ा संभल के रखिएगा। आखिरी ओवर में विकेट बचा के भी रखे जाते हैं। इसके लिए हमें मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। कार्यक्रम का समापन यही है कि ये जो शॉट है, ये शॉट
विकेट को ले लेगा या गेंद को सीमा रेखा के बाहर कर देगा, इंतजार करना होगा। पर अभी ऐसे कई शॉट देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चुनाव में अभी भी कुछ वक्त बाकी है। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस रोचक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस प्रकार का जो कुहासा है, इस प्रकार की जो धुंधलाहट है और इसके बीच में जो ये कोशिश है, इसी को व्यक्त करता हुआ आज का शेर ये कहता है कि गुलशन की फजा धुआं धुआं है, ये गुलशन की फजा धुआं धुआं है, कहते हैं बाहर का समा है। हबीब जालिब ने जो ये कहा था, अब धुएं को आप सुहाने मौसम के रूप में देखिए, धुंध को आप अपने नज़रिए से देखिए, पर धुंध है या धुआं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें उस वक्त का इंतजार है, लेकिन अब इस समय आपसे इजाज़त की दरकार है। कल फिर मिलेंगे नए विषय के। मुझे दीजिए याद, समय पड़ा।